हाँ, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था देव? क्या कवर किया था हमने पिछली क्लास में? मेरी हाँ, पिछली क्लास के अंदर हमने करा था क्रेडिट क्रिएशन। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के अंदर क्या करा था हमने देव? बताओ बताओ, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर हमने क्या किया था? 1 मिनट सर। बिल्कुल। राइट, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने करा था क्या? क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस किया था। क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमने कहा था कि भाई जब भी बैंक में कुछ पैसा आता है तो उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज उनको रिजर्व रखना होता है, कुछ अपने पास और कुछ रखना होता है रिजर्व बैंक के पास, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या? लीगल रिजर्व रेशियो। फिर हमने ये क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस थी उसमें दो एजम्पशन करी थी कि एक, कि सारे कमर्शियल बैंक को हम सिंपली क्या बोल देंगे? बैंक बोल देंगे, एंड कोई भी ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमी में हो रही है वो सारी किसके थ्रू हो रही है? बैंक्स के थ्रू हो रही है। मतलब अगर एक 10 रुपए का आप कुछ बाहर से खरीद के ला रहे हो तो वो 10 रुपए की चीज भी आप कैसे खरीद रहे हो देव? वो ट्रांजैक्शन करके। ट्रांजैक्शन तो कर ही रहे हो, बैंक के थ्रू खरीद रहे हो, राइट? हाँ। ओके, सो हाँ, तो फिर हमने इसका एग्जांपल किया था क्या? हमने कहा मान लो एक बैंक में 10,000 रुपए आए और लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? 10% है। मतलब बैंक 10% का तो रिजर्व बना के रखेगा और जो बाकी 9,000 रुपए हैं वो लोन दे देगा। अब लोन दिया मान लो देव को, तो देव लोन किस लिए रख रहा है? वो देव लोन रख ले रहा है क्यों? क्योंकि उसको सामान खरीदना है। अब जब वो सामान खरीदेगा तो वो 9,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, बट अल्टीमेटली वो 9,000 रुपए कहाँ आएगा? बैंक में ही आएगा। बैंक में आने के बाद बैंक फिर क्या करेगा? 10% का रिजर्व बना देगा और बाकी 8100 जो है वो दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे। अब जब ये दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे फिर से ये पैसा बैंक के अंदर आ गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। और हमने पढ़ा था ये प्रोसेस कहां तक कंटिन्यू होती रहेगी? कब तक प्रोसेस कंटिन्यू होती थी देव ये? बताओ कब तक सर होती थी ये? ये प्रोसेस कंटिन्यू होती थी हमारी जब तक हमारे जो टोटल कैश रिजर्व्स हैं, जब तक हमारे जो टोटल कैश रिजर्व्स हैं वो किसके इक्वल नहीं हो जाते? वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाते। टोटल कैश रिजर्व किसके इक्वल नहीं हो जाते? इनिशियल डिपॉजिट के। और जो हमारा टोटल डिपॉजिट है वो कैसे निकाला था? हमने कहा था सबसे पहले 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8100 प्लस 7290 एंड सो ऑन। हमें दिख रहा है हमेशा जो हमारा डिपॉजिट है वो पिछली बार के 90% के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 10% तो हमेशा बैंक में रह जाता है रिजर्व की तरह। तो आगे कितना जाता है डिपॉजिट में? उसका पिछली बार का 90%। उसके बाद हमने ये इसको 10,000 कॉमन ले लिया था, ये हमारी इनफाइनाइट जीपी बन गई थी। इनफाइनाइट जीपी जब हमारी ये बन गई थी, सो उसके बाद हमने क्या किया? हाँ, एक मिनट, ये कुछ गंदी सी ड्राइंग बन गई, बेकार सी। राइट, सो हमने क्या कहा कि भाई जब हमारा एक बार इनफाइनाइट जीपी बन गया तो हमने फॉर्मूला लगा दिया था किसका? इनफाइनाइट जीपी के सम का, दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर। ए अपॉन वन माइनस आर का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास सम आ गया, एंड दैट सम वाज इक्वल टू 1 लाख। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो पैसा हमने 10,000 बैंक में डाला था वो अल्टीमेटली कितना बन गया? 1 लाख बन गया। ठीक है, तो हम कितने टाइम्स हो गया वो? 10,000 से अगर हम बात करें कितने की? 1 लाख की। तो कितने टाइम्स हो गया गाइस ये हो गया 1 लाख 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स का एक फॉर्मूला भी हमने करा था, हम सीधा निकाल सकते हैं। कैसे? ये क्या है? 1/0.1। इट इज नथिंग बट 1/LRR। अगर हमें इनिशियल डिपॉजिट पता है और LRR पता है तो ये 1 लाख की फिगर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सौम्या आंसर करो मेरे को, यस और नो। समझ में आ गई ये बात? रिवाइज के चक्कर में हमने थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया है वैसे, बट फिर भी। हो गया क्लियर सौम्या?
ठीक है, तो अच्छा एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, यहाँ पर एक और चीज लिखो। अब मैं करा ही रहा हूँ तो एक और फॉर्मूला कह लो जो मेरे को याद आया। ये जो तुमने 10 निकाला है ना आंसर, मनी मल्टीप्लायर तुमने अपने नोट्स में जहां भी लिखा हुआ था, यहाँ पर 1/LRR के साथ एक फॉर्मूला और लिख लो और करके, दैट इज टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। अगर तुम्हें टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट पता है तो भी तुम ये फिगर निकाल सकते हो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 10 टाइम्स। तो ये भी लिख लो, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, यस सर। ओके तो आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आसान है बिल्कुल, बहुत ही इजी सा है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड इसके बाद हमारा मनी एंड बैंकिंग खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग ही हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो देखो अभी तो हमने बात करी किसकी, कमर्शियल बैंक की। आज हमें बात करनी है किसकी, सेंट्रल बैंक की। आज हमें किसकी बात करनी है, आज हमें बात करनी है सेंट्रल बैंक की। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक कौन होता है आरबीआई। बताओ। आरबीआई होता है, ठीक है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये सब बैंक्स का बैंक है। ठीक है, इट इज पापा ऑफ ऑल बैंक, यस कह सर। सकते हैं क्या, इट इज पापा ऑफ और बैंक्स। ऑल बैंक्स। ठीक है, तो बच्चे कितने भी सारे हों, पापा जो है वो एक ही होगा। राइट, सौम्या कह रही है क्या, मनी में एवोल्यूशन ऑफ मनी। जल्दी से ये चला गया जो सौम्या ने लिखा था, लेट मी सी। सौम्या कह रही है, ये हमारी क्लास देखो बड़ी हो गई ना तो कुछ मुझे कहना मत, बिकॉज दोनों चीज देखनी पड़ी। सौम्या कह रही है मनी में एवोल्यूशन ऑफ मनी में है, वो सिलेबस में है। एवोल्यूशन ऑफ मनी कभी भी सिलेबस में वैसे होता है नहीं। ठीक है, अगर आपके स्कूल वाले करा रहे हैं तो वो उनकी मर्जी से करा रहे हैं, अगर कहोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है सौम्या, से यस और नो। ठीक है, तो मैं अलग से वो करा दूंगा। एवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने जान पूछ के ही हटाया था, बिकॉज वो कभी भी नहीं आता। ओके सौम्या, ठीक है। सो वैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर यही है, सबसे पहले बार्टर आया। मतलब देखो, कायदे से बार्टर और जो हम मनी कर रहे हैं उसके बीच में एक और चीज होनी चाहिए, राइट। बट हमारे लिए एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या है कि सबसे पहले बार्टर आया एंड बार्टर के बाद क्या आ गई, मनी आ गई। ठीक है सौम्या, ठीक है सौम्या। ओके सो हाँ, तो अब सेंट्रल बैंक की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो है ना, कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, बताओ बताओ देव, एपेक्स इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। क्या ठीक है, होता है? हाँ ये पूछ लिया करो, और कुछ नहीं। तो एपेक्स का मतलब होता हाँ। है जो टॉप पर हो। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप पर हो। राइट, तो हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सारी की सारी, वो किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर सारी की सारी मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई होता है। कौन रेगुलेट करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को, वो आरबीआई होता है। राइट, सो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं हमारे सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो सारी की सारी हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, देव कौन कंट्रोल करता है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारे मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर। कोई भी अगर काम होगा पैसों से रिलेटेड, डिसीजंस लेने होंगे कंट्री के लिए, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन हो, वो कौन लेगा, हमेशा सेंट्रल बैंक लेगा। हमारे देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, ये डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल बैंक लेगा।
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और हमारी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, वो है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। ओके, तो अब अपने नोट्स के अंदर देखो, मतलब मैं यहीं पे दिखाता हूं तुमको। राइट, सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब फिर से बताओ मेरे को देव, क्या होता है? सर सारे इंस्टीट्यूशन में जो टॉप का होता है। जो सारे बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे बैंक्स हैं बट पापा ऑफ ऑल बैंक हाँ। सिर्फ एक है, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक। बैंक क्या हो गया, एक एपेक्स एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हो गया। किसको कंट्रोल कर रहा है, सारे मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को सिस्टम्स। कंट्रोल कर रहा है वो। जो भी बैंकिंग से रिलेटेड काम है उसको ऑर्गेनाइज कौन करके देता है, सेंट्रल बैंक। उसको बढ़ावा कौन देता है, सेंट्रल बैंक। बैंक। सब लोगों की लगाम कौन खींच के रखता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। इंडिया के अंदर है इंस्टीट्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस करता है। राइट, सो मेरे को सबसे पहले बताओ सौम्य, कुछ लिख के बताओ आप, आपको क्या लगता है सेंट्रल बैंक का एक सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक का एक सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, बताओ मुझे। आंसर करो सौम्या। सोशल वेलफेयर। सौम्या, सोशल वेलफेयर को तो ध्यान में रखते हुए सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। राइट, ऑब्जेक्टिव होता है सेंट्रल बैंक का क्या, कि जो भी काम करो मन में पैसे कमाने की उससे मत करो, सब काम कैसे करो, लोगों के भले के लिए करो। बट वो काम क्या करता है लोगों की भलाई के लिए, तो सबसे मेन काम कौन सा करता है वो, हम बार बार उसके बारे में बात कर चुके हैं और ये आपको पता होना चाहिए। एक मेन काम जो सिर्फ सेंट्रल बैंक ही करता है और कोई नहीं कर सकता, क्या है वो काम, बताओ देव, आप बताओ। इट सुपरवाइजेस ऑल द अदर बैंक्स। सोचो, एक चीज की फ्रीडम जो सिर्फ और सिर्फ RBI को ही है और कोई नहीं कर सकता। इशूइंग द करेंसी। अच्छा, पार्टी पढ़ नहीं रहे हो तुम बिल्कुल भी। हाँ, इश्यूएंस ऑफ करेंसी, राइट, ठीक है सौम्या। सबसे मेन जो हमारा सेंट्रल बैंक का फीचर है वो क्या है, वो है इश्यूएंस ऑफ करेंसी। इश्यूएंस ऑफ करेंसी। ठीक है, कंट्री के अंदर सिर्फ कौन है जो सोल अकेला जो इशू कर सकता है करेंसी को, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल किसको बैंक। पावर है, सेंट्रल बैंक को पावर है। सेंट्रल बैंक के बाद अलावा और किसी को पावर नहीं है। 11th क्लास में एक वर्ड किया था, याद है आप लोगों को, एक ही इंसान के पास जब सारी पावर होती है, क्या वर्ड था वो, 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने, बताओ। मोनोपोली। और सौम्य, हाँ। आपको, आप लोगों को तो मैंने ही पढ़ाया था, क्योंकि आप लोगों की ट्रायल क्लास के अंदर मैंने मार्केट फॉर्म्स ही कराया था। राइट, सो सोल मोनोपोली पावर, मोनो का मतलब मैंने तब भी बताया था, याद है? अच्छा, अब आप सौम्य आप बताओगे मोनो का मतलब क्या होता है, मैंने उस क्लास में पक्की बात है ये बताया होगा। बताओ मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं क्या, सिंगल सेलर। राइट, यहाँ पर मोनोपोली का मतलब है जब सिर्फ किसी एक इंसान के पास पावर है किस चीज की, ऑफ इशूइंग करेंसी। ठीक है, करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। और जो भी करेंसी वो इशू करता है वो देश में कौन सी करेंसी कहलाती है, बताओ। कर चुके हैं हम, टाइप्स ऑफ मनी हमने किया था। टाइप्स ऑफ मनी के अंदर हमने बात करी थी, दो तरह का पैसा होता है, एक जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई मना नहीं कर सकता लेने से, और दूसरा जिसको मना करा जा सकता है लेने से। एग्जैक्टली, सौम्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या, लीगल टेंडर मनी।
ठीक है, जो भी मनी इशू करता है आरबीआई वो कैसे रिवॉल्व करती है इकोनॉमी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके। सेकंड फंक्शन जो हमारा आरबीआई का होता है वो क्या होता है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हम लोगों के अगर कोई भी लोन चाहिए होता है, अगर हमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए होती है, तो देव तुम कहां पर जाओगे? सरकार के पास जाओगे, आरबीआई के पास जाओगे, या फिर जो अपने घर के पास बैंक है उस बैंक के पास जाओगे? बैंक के पास जाऊंगा। है ना? तुम्हें अकाउंट खुलवाना है अगर, तो आरबीआई के पास जाओगे या आईसीआईसीआई के पास जाओगे? आईसीआईसीआई। हाँ, तो इसका नहीं। मतलब हाँ। हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जाते हैं किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। हम लोग किसके पास जाते हैं? कमर्शियल कमर्शियल बैंक। बैंक के पास। बट अगर सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो सरकार क्या कमर्शियल बैंक के पास जाएगी? नहीं। नहीं। सरकार किसके पास जाएगी? हमेशा आरबीआई के पास। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट के डिपॉजिट की बात करें, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, वो कहां पर होता है पैसा? आरबीआई के पास। आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के सारे पैसे का हिसाब किताब रखती है। अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो तुमने कहा कि तुम जाओगे किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। बट अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। है ना? फाइनेंशियल एडवाइस अगर चाहिए गवर्नमेंट को, वो कौन देगा? वो देगा आरबीआई। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से चीजों के ऊपर क्या चार्ज करती है? टैक्स, बहुत सारा टैक्स, राइट? वो सारा का सारा जो टैक्स, अच्छा वो छोड़ो, अगर तुम्हारे को कोई पैसे देता है चेक के थ्रू, तुम्हारे बिहाफ पर पैसा किसके अकाउंट, पैसा कहां पर आता है? तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है। यस। ठीक है, वो बैंक अकाउंट तुम्हारा आरबीआई के साथ खुला है या कमर्शियल बैंक के साथ खुला है? कमर्शियल बैंक। ठीक है। इसी तरह जो टैक्स रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को देते हैं, उस टैक्स रेवेन्यू को इकट्ठा करने में कौन सा बैंक मदद करता है गवर्नमेंट की? आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं वो क्या करता है? असिस्ट करता है गवर्नमेंट को इन कलेक्टिंग रेवेन्यू या फिर टैक्सेबल रेवेन्यू। तो कौन करता है ये काम भी? आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, ये दो फीचर्स अच्छे से समझ में आए? हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इनको रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। सबसे पहले देखो हमारे पास वो क्या कह रहा है? बैंक ऑफ इशू, राइट? बैंक ऑफ इशू के अंदर वो वही चीज लिख रहा है जो हमने बात करी, क्या? कि भाई सेंट्रल बैंक जो है उसके पास सोल मोनोपोली पावर होती है करेंसी को इशू करने की, राइट? कितना वॉल्यूम, मतलब कितना पैसा इकोनॉमी में होगा, कितना उधार दिया जाएगा। अच्छा देखो, एक सबसे खास बात पता है क्या है सेंट्रल बैंक की जो बढ़िया होती है? अगेन पता होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं सब चीजें काम आती हैं। तुम कोई उधार सेंट्रल बैंक से थोड़ी ना ले रहे हो, बट तुमने पिछली बार पढ़ लिया। ठीक है, अब पता है हम ये आगे इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोन किससे ले रहे हो? ये किससे ले रहे हो? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से। ठीक है, कमर्शियल बैंक को तुम्हें लोन देने से पहले कुछ पैसा अपना साइड में रखना पड़ता है। हाँ। उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। अरे, जो पैसा उसको साथ में रखना पड़ता है डिपॉजिट देने से पहले, पिछली बार पढ़ा था, अभी रिवाइज भी कराया था। क्या था? रिजर्व फॉर्म में जो रखना पड़ता है, एलआरआर, लीगल अच्छा। रिजर्व रेशो, हाँ। राइट? और वो जो हाँ। लीगल रिजर्व रेशो है वो डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक। अच्छा। वो लीगल रिजर्व रेशो डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, राइट? सो अब अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं कि तुमको कमर्शियल बैंक कितना उधार देगा, अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हमारी कंट्री में कितनी मनी सप्लाई होगी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा होना चाहिए, और हमारी कंट्री के अंदर कौन कितना उधार देगा,
वो कौन डिसाइड कर रहा है? कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक कर रहा है। कैसे? ये डिसाइड करके कि कितना पैसा वो इशू करेगा। ओके, यस सर। ठीक है। अब पता है कभी कभी अगर सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत होती है और वो नोट नहीं छापना चाहता तो वो क्या करता है? क्या करता है? ठीक है, हाँ, ये ना बात क्या करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे अगर हमें पैसा चाहिए और हमारे पास घर है तो हम अपने घर को गिरवी रख देंगे, हाँ। है ना। अब सेंट्रल बैंक के पास क्या है? उसके पास है देश का सोना। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक टाइम पे क्या था? सोने की चिड़िया। चिड़िया। ये याद है, सोने की चिड़िया था। हम्म, ठीक है, तो हाँ, तो एक टाइम पे हमारा जो देश है वो क्या था? सोने की चिड़िया। राइट, तो हमारे सरकार, हमारे सेंट्रल बैंक के पास है क्या? बहुत सारा सोना। राइट। इसी तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश में कोई फॉरेनर सामान खरीदते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये चीज एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अब जब हमारे देश में कोई फॉरेनर सामान खरीदता है तो वो क्या डॉलर से खरीदेगा या रुपीस से खरीदेगा? रुपीस से। बट वो अपने देश से क्या लाएगा? डॉलर। वो यहाँ पे क्या करवाएगा उसको? एक्सचेंज। और वो डॉलर कहाँ पर जाएगा? आरबीआई। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो कभी हाँ। भी अगर हमारी सरकार को पैसे की जरूरत है और सेंट्रल बैंक कहती है कि भाई मैं नोट नहीं छापूंगी, या फिर अगर सेंट्रल बैंक कहती है मैं नोट तो छापूंगी बट उसके बदले का सोना और फॉरेन एक्सचेंज उतने पैसे का मैं अलग कर दूंगी जो मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, वो सरकार को क्या कहती है कि भाई अगर तुम्हें मेरे से 100 करोड़ छपवाने हैं ना, मैं 100 करोड़ तो छाप दूंगी, पर 100 करोड़ की वर्थ का सोना और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अलग कर दूंगी, जिसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक मेरा 100 करोड़ मुझको वापस नहीं कर देते। ठीक है, हाँ। तो एक एक लाइन का मतलब है रट्टा नहीं मारना। और ये जो नोट बना के बॉक्स में लिखा हुआ है ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे नोट्स होते हैं, ठीक है, उन नोट्स के ऊपर किसके साइन होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो जो मिनिस्टर गवर्नर है, होता है। हाँ, मिनिस्टर, गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर, हाँ। ठीक है। तो हाँ। वो किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। पर जो 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपए के नोट के ऊपर कभी भी गवर्नर के साइन नहीं होते, उसके ऊपर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा भी जा सकता है, राइट, कि भाई फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अब सौम्या ने क्वेश्चन पूछा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो रुपी है ना वो एक बेसिक यूनिट है करेंसी की, ठीक है, हमारे देश की जो करेंसी है उसकी बेसिक यूनिट है। एंड 1 रुपए जो है ना, 1 रुपए आरबीआई के लिए क्या होता है? असेट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज है इस चैप्टर में, कुछ कुछ ही है मतलब। रुको, मेरे को व्हाइट बोर्ड निकालने दो। सो हाँ, तो अब होता क्या है ना, जितना भी पैसा, ऑल दी मनी एक्सेप्ट ₹1, ये सारी की सारी आरबीआई के लिए पता है क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ये आरबीआई के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी लाइबिलिटी। होती है। अब तुम पूछोगे क्यों? उसका ये रीजन है, अगर तुम अल्टीमेटली हमारे देश में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें अपना पैसा, हमारे पास जो 10 का नोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, ठीक है, आपकी दुकान है और मैं 10 का नोट आपके पास लेकर आया, आपने फाड़ दिया 10 का नोट, आपने कहा ये तो कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब भैया मेरे लिए तो वैल्यू है ना उस 10 रुपए की। हाँ। ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगर इस हद तक गिर गई कि उसके लिए हमें कोई इंसान पैसा नहीं दे रहा, हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे सेंट्रल आरबीआई बैंक। के पास। ठीक है, हाँ। आरबीआई क्या करेगी? वो 10 रुपए जो है वो हमको दे देगी, बट पता है कैसे? अच्छा। वो हमें देगी 1 रुपए के 10 कॉइन्स। वो हमें क्या देगी? 1 रुपए के 10 कॉइन्स, या फिर तुम कह लो नोट्स। वो हमें क्या देगी? 1 रुपए के 10 नोट्स। तो आप ये कह सकते हो कि जो ₹1 के नोट्स है ना, वो आरबीआई के लिए क्या होते हैं? वो होते हैं उसकी असेट्स। और 1 रुपए के अलावा जो सारी की सारी चीज है वो क्या होती है? उसकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी।
तो मतलब अगर हम उसके पास 10 रुपए के लेकर नोट लेकर जाएंगे, वो नोट रख लेगी और हमें क्या दे देगी, अपने असेट्स में से 1-1 रुपए के 10 नोट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब ये 1 रुपए का नोट की क्या वैल्यू है? मतलब भाई हमारे पास जो नोट है सारे 1 रुपए को छोड़ के, उन सब की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन है। ठीक है, हाँ। अब आरबीआई के पास जो 1 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ। भाई हमारे पास जो नोट है, हम चौड़ में बोल रहे हैं क्या, भाई आरबीआई के गवर्नर के साइन है, इस नोट की वैल्यू है, समझे बात? अब आरबीआई कह रही है कि भाई सारे नोटों की वैल्यू खत्म हो गई। अगर सारे नोटों की वैल्यू खत्म हो गई जिसपे मेरे साइन है, तो मेरे देश के पास तो कोई करेंसी ही नहीं रह जाएगी। हाँ। है ना, अगर सब चीजों पे ही आरबीआई के गवर्नर के साइन हुए तो किसी चीज की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो इस वजह से सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर हमारे जो साइन है वो किसके होते हैं? फाइनेंस फाइनेंस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के। समझ आई सौम्या ये बात? ताकि उस 1 रुपए के नोट की कुछ वैल्यू रहे। ठीक है, अच्छे से समझ आई? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसका जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन कहीं पे बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता, गूगल वगैरह करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। राइट, सो अल्टीमेटली इसको अगर इजीली समझा सकते हैं तो वो इसी तरह से है कि इस वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन 1 रुपए के नोट पे होते हैं और बाकी किसी पे नहीं होते। ओके, तो हाँ, सौम्या ने ये चीज बढ़िया लिखी कि अब पता लगा 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू है। हाँ। तो हाँ, 1 रुपए की देख रहे हो कितनी ज्यादा वैल्यू है, कि अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं मिला, बट पता है एक सबसे मेन चीज जो इस एग्जाम्पल में नहीं थी, एक्चुअली के अंदर तो कोई भी जो वैल्यू है, मतलब जब हम वो एक, अभी हम कह रहे हैं कि भाई आरबीआई के गवर्नर के साइन की वैल्यू है, जब हाँ। हमारा देश इतनी बुरी हालात में आ जाएगा तो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन भी क्या उखाड़ लेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये सब बातें सिर्फ बुक्स के लिए और उस सब में ठीक है, बट जब प्रॉब्लम आती है तो चला कोई नहीं नहीं रहा। बचा पाता। इट्स जस्ट, पता है क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मतलब ऐसी अगर प्रॉब्लम आई तो इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन की भी कोई वैल्यू ना रहे, ठीक है, तो हमें 1-2 दिन का हमारे देश को टाइम मिल जाता है चीजों को सुधारने के लिए। ओके, ठीक है। हाँ। तो ये रहता है उसमें हिसाब। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना तुम लोग, फिर बस मैं इसी में लग जाता हूँ मैं। अच्छा। ओके, अगला आ गया बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट के अंदर वो क्या कह रहा है, जो हमने अभी बात करी कि भाई सारे ही कंट्री के अंदर, सारे ही दुनिया के अंदर जो भी सेंट्रल बैंक है वो 3 तरह से काम करता है, बैंकर की तरह, एडवाइजर की तरह, एजेंट की तरह। जब सेंट्रल बैंक के अंदर गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स खुल रहे हैं, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बैंकर की तरह, है ना? यस और नो? जब गवर्नमेंट सेंट्रल आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवा रही है तो आरबीआई किस तरह एक्ट कर रहा है? बैंकर की तरह, है ना? जब आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस दे रही है तो वो कैसे काम कर रहा है? एडवाइजर की तरह। और जब हमारा आरबीआई क्या कर रहा है? टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने में मदद कर रहा है गवर्नमेंट की, तब वो किसकी तरह कर रहा है? एजेंट की तरह। एजेंट। ठीक है ना? तो ये देखो, एक एक वर्ड का बिल्कुल अच्छे से मीनिंग है। आगे वही सब लिखा हुआ है कि जो भी पेमेंट होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो कौन से अकाउंट में जाता है? उस अकाउंट में जाता है जो आरबीआई ने खोला है। किसी भी अगर फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत होती है तो कौन फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है? सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है। बनता है। कभी भी लोन की जरूरत होती है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? क्या कमर्शियल बैंक के पास जाएगी? नहीं। नहीं, वो जाएगी सेंट्रल बैंक। आरबीआई के पास। चाहे आरबीआई अल्टीमेटली किसी गवर्नमेंट बैंक का ही पैसा निकाल के दे दे, बट अच्छा। गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। ठीक ठीक है। है, सो वही बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी भी हो सकता है, टू मीट बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? वैसे तुम्हें नाम से पता लग रहा होगा, जब हमारे पास पैसा आता कम है और जाता ज्यादा है।
राइट? पॉकेट हाँ मनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो वो क्या है? बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट। एग्जैक्टली क्या होता है वो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, मेरी वो वीडियो देखी थी जो मैंने सबसे पहली बनाई थी जिसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, हाँ शायद देखी थी वो पहली तो। है ना? उसके अंदर सब में मैंने चीजें बताई थी हाँ कि भाई क्या हाँ क्या चीजें होंगी हमारे पूरे सिलेबस के अंदर। हाँ। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। कहाँ गया बोर्ड हमारा? हाँ, ओके। तीसरा जो है हमारा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा, वो है क्या? बैंकर्स बैंक। तीसरा जो हमारा इसका फीचर है वो क्या है? बैंकर्स बैंकर्स बैंक। बैंक। ये बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, बैंकर्स बैंक के अंदर क्या है हमारा? अब देखो, एक बात बताओ, अगर आपको ये कहा जाए, आपके पापा आपको कहें कि बेटा तुम्हें जो भी पैसे मिलते हैं ना कहीं से भी, उसके 20% हमें 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 दे दिया करो, उसके 20% हमें दे दिया करो, तो तुम क्या कहोगे? ये पापा ड्यूटी कर रहे हैं या तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं? ड्यूटी। ये ड्यूटी कर रहे हैं पापा, सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो लगता है वो बताओ, तुम्हारे पैसे ले रहे हैं तुमसे। देखो, सौम्या ने एकदम से रिप्लाई किया है, जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम्हारे पास पैसे मिले हैं, ठीक है, छोटे होते तो होता है ना हर किसी के साथ, कहीं से भी पैसे हाँ मिलते हैं मम्मी पापा लेके रख लेते हैं, हाँ है ना? तो अब भाई क्या होता है कि अब तुम कह रहे हो क्या, हम तुम तो कह रहे हो ड्यूटी करते हैं, ठीक है भाई, तुम तो अच्छे बच्चे हो, अब मैं और सौम्या तो बुरे बच्चे हैं, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि पापा जो है वो ड्यूटी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर पापा किसी को बोल रहे हैं ना कि मैं वो ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं इसका पैसा थोड़ा सा अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है, वो ड्यूटी नहीं है, वो पापा हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ओके, हाँ। तो इसी तरह से अब जैसे तुम कह रहे हो ना, वैसे ही हमारी बुक कह रही है। वो ये कह रही है कि सेंट्रल बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत काम करता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत काम करता है। वो उनका कस्टोडियन होता है रिजर्व का, कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो पैसा सीआरआर के अंदर, सीआरआर क्या होता था? कैश रिजर्व रेशो। वो पैसा जो दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को किसको देनी पड़ती है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को। तो ये कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल बैंक की एक ड्यूटी क्या है? वो कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स है। वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व। तो अब बताओ, ये गलत बात नहीं है सौम्या? ठीक है, तुम उनसे पैसा, पहले तो तुम उनको जबरदस्ती बोल रहे हो पैसा रखवाओ हमारे पास, और फिर तुम कह रहे हो कि तुम उनके लिए काम कर रहे हो, तुम ड्यूटी कर रहे हो। ये कोई ड्यूटी हुई? राइट, ये तो जबरदस्ती का काम हो गया जो लेने वाला, है ना? राइट, सो हमने कहा क्या कि भाई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो उसकी एक ड्यूटी क्या है? बैंकर्स बैंक, एज अ बैंकर्स बैंक, नाम से ही देखो, मतलब जो ऑलरेडी बैंक है ये उनका भी क्या है? बैंक है, राइट? सो एज अ बैंकर्स बैंक जो एक ड्यूटी वो निभा रहा है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ रिजर्व। क्या ड्यूटी निभा रहा है वो? जल्दी बताओ देव, क्या ड्यूटी निभा रहा है वो? कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स। ठीक है, तो एक तो हो गया ये काम जो वो कमर्शियल बैंक्स के लिए कर रहा है। अब दूसरा, फिर से मैं पिछली बार वाला एग्जांपल लूंगा। तुम लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, तुमने क्या, हमने सबने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हैं, किसमें? कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, किसी का एक्सिस में, किसी का एचडीएफसी में, किसी का आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई। ठीक है, हम लोगों के हाँ अकाउंट किसमें है? कमर्शियल बैंक्स में। हाँ अब ये कमर्शियल बैंक एक दिन आके बोल दें कि भैया हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हमारे पास कोई मत आना अपना पैसा मांगने के लिए। ठीक है, ठीक है। हम तो क्या हो गए? कंगले हो गए, हमारे पास नहीं है पैसा। हाँ राइट, तो सौम्या बोल रही है सीआरआर रिपीट कर दो। अच्छा, तो हमने लीगल रिजर्व रेशो किया था, उसके अंदर हमने कैश रिजर्व रेशो किया था सौम्या। कैश रिजर्व रेशो क्या था? कि वो परसेंटेज, अगर हमारे एक बैंक के पास कोई भी डिपॉजिट आएगा तो उसका कुछ परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। उसको हम क्या कहते थे? कैश रिजर्व रेशो।
इसी तरह से जो पैसा वो अपने पास खुद रखना मैंडेटरी था कमर्शियल बैंक को, उसको हम कहते थे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। ये हमने किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में या फिर शायद लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब ये जो पैसा कैश रिजर्व रेशियो वाला जो पैसा था, ये कमर्शियल बैंक ने किसको दिया? सेंट्रल बैंक को, राइट। तो सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक अपनी ड्यूटी निभा रहा है कमर्शियल बैंक का कुछ पैसा अपने पास रख के, ठीक है। तभी मैंने बोला कि ये वैसी ही बात हो गई कि पापा कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी निभा रहा हूं अपने बच्चों का कुछ पैसा अपने पास रख के, ठीक है। हाँ अब पापा तो वो इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई अच्छी सी चीज दिलानी होगी तो कभी वो बच्चों के ही काम आएगा अल्टीमेटली, हाँ राइट। ठीक है, बट हम तो बच्चे हैं तो हमें तो लगता है नहीं ये तो गलत कर रहे हैं पापा हमारे साथ, हाँ राइट। सो ओके, सौम्या के नेट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ओके कोई नहीं सौम्या, मैं रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्लास बंद मत करना, करते रहो, जितना समझ आ रहा है उतना करो, ओके। तो ये तो हो गया क्या? कस्टोडियन ऑफ रिजर्व, राइट। तो अगला फीचर हमने कहा कि हमें अब सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स ने कह दिया हमारे पास तो या फिर छोड़ो एक्सिस बैंक ने कह दिया क्या मेरे पास तो पैसा है नहीं, अब मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में, अब मैं तो कहूंगा ना भाई मेरे पैसे जो एक्सिस बैंक में मुझे तो चाहिए, राइट। और सेंट्रल बैंक भी कहेगा कहेगा भाई लोगों का पैसा है लोगों को दो, बट एक्सिस बैंक कह रहा है मेरे पास नहीं है, जो करना है कर लो, हाँ ओके। अब सेंट्रल बैंक कहेगा कि भाई तो हम ऐसा क्या करें कि तुम लोगों का पैसा लोगों को वापस कर दो, सेंट्रल बैंक की मजबूरी है, क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है ना। तो कमर्शियल बैंक कहता है कि भाई मतलब एक्सिस बैंक कहता है क्या, हम लोगों को पैसा उनका वापस कर देंगे, आप ऐसा करो 1 साल के लिए हमको लोन दे दो। वो क्या कहता है? आप 1 साल के लिए हमको लोन दे दो, ठीक है देव, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो अब क्या है कि भाई हमारा जो कमर्शियल बैंक है एक्सिस बैंक है, उसने सेंट्रल बैंक को कहा कि आप मुझे लोन दे दो। नहीं अब ना। हाँ, अब आरबीआई ने बोला कि भाई तुम्हें लोन लेना है तो तुम किसी दूसरे बैंक से ले लो, ठीक है। तुम ऐसा करो, तुम आईसीआईसीआई से ले लो, उसके पास बहुत पैसा है, राइट। तुम पीएनबी से ले लो, एसबीआई से ले लो, राइट। अगर तुम्हें लोन ही लेना है कुछ पैसा तो तुम किसी दूसरे बैंक से ले लो। एक्सिस बैंक कहता है कि भैया मुझे कोई लोन नहीं दे रहा, एक्सिस बैंक कह रहा मुझे कोई लोन नहीं दे रहा, सबको लग रहा है मैं सबका पैसा लेके भाग जाऊंगा, ओके। अब एक्सिस बैंक को जब अल्टीमेटली कोई लोन नहीं दे रहा तो सेंट्रल बैंक उसको ये लोन दे देगा। जब एक्सिस बैंक को कोई भी लोन नहीं दे रहा तो कौन लोन दे देगा देव? देव, यस सर। हाँ कौन लोन दे देगा अगर कोई भी लोन नहीं दे रहा एक्सिस बैंक को अल्टीमेटली? सेंट्रल बैंक। तुमने सुना नहीं था ये, तुम कहीं चले गए थे मुझे लग रहा है कि सौम्या तो मीटिंग से ही चली गई थी। सर सुना नहीं था। सेंट्रल बैंक। कौन लोन देगा अल्टीमेटली उसको? फिर से बोलो। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, राइट। ठीक है सौम्या, कि भाई अगर हमारा कोई भी जो बैंक है, अगर अगर कोई भी बैंक कंगला हो गया, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो मुझे लोन चाहिए, अब ऐसे बैंक को कोई दूसरा बैंक भी लोन नहीं देगा, तो अल्टीमेटली आरबीआई बोलेगा कि चलो यार लोगों का पैसा तुम दो, तुम्हें 1 साल के लिए लोन मैं देता हूं। तो मतलब जिस हम कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, राइट। तो हाँ उसी तरह से किसी कमर्शियल बैंक का जब कोई नहीं होता तो कौन होता है? सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक के बैंकर्स बैंक की तरह दूसरे फंक्शन को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? जब अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक को कोई पैसा नहीं देता तो उसको कौन पैसा लेंड करता है? सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक, ठीक है। हाँ इतनी बात समझ में आई? हाँ। ओके, हाँ। इसके अलावा अगला फंक्शन हमारा मतलब आसान है, जिस तरह से भाई मेरे को अगर आपको पैसा देना है,
चेक के थ्रू, तो कौन सा बैंक काम करेगा? कमर्शियल। कमर्शियल बैंक बीच में काम करेगा। हम दोनों की ट्रांजैक्शन को पूरा कराने में कौन मदद करेगा? कमर्शियल बैंक। इसी तरह से दो कमर्शियल बैंक्स की ट्रांजैक्शन को पूरा कराने में कौन मदद करेगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। तो तीसरा फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब यही है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, जो दो कमर्शियल बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन होती हैं, या फिर कमर्शियल बैंक की कोई ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक के साथ होती है, तो उन ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में कौन मदद करता है? हमारा सेंट्रल बैंक मदद करता है। किसकी? कमर्शियल बैंक की। ठीक है, यस सर। ओके। तो एज अ बैंकर्स बैंक अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है कि बैंकर्स का वो बैंक है, बट बैंकर्स बैंक के अंदर भी उसके क्या क्या काम है? एक तो कस्टोडियन ऑफ रिजर्व, दूसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एंड थर्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओके, सौम्या यस और नो मैसेज करो मेरे को। ओके, सो क्लास अब की थोड़ी सी लंबी होगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है डिस्टरबेंस काफी हो रही है, साथ साथ मेरे को ये व्हाट्सएप पे ये भी देखना पड़ रहा है सौम्या क्या कह रही है। ओके, और आप लोगों को इंतजार तो मुझे कराते ही हो रिप्लाई करने का, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, ओके सौम्या। कितनी? ठीक है, 15 मिनट मैक्सिमम बड़ी होगी। ठीक है, और 15 के 20 तो हो ही जाते हैं। ठीक हाँ। है, ठीक है। सो हाँ, तो देखो बैंकर्स बैंक की तरह तीन फंक्शन है। एक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, राइट, सेकंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। चीटिंग है। हाँ, तो चीटिंग तो तुम लोगों ने इतनी करी है मेरे साथ, कुछ पढ़ाई नहीं करी तुमने, नेशनल इनकम नहीं पढ़ते तुम अच्छे से, और स्टार्टिंग में तो तुमने ये भी नहीं पढ़ा। ओके, सो ये तीनों के तीनों फंक्शंस हैं, अंदर इसके अंदर वही सब लिखा हुआ है, तो मैं रीड नहीं करा रहा अगेन। ठीक है, ठीक है। ये सारी की सारी वही चीजें हैं। ओके, अगला फंक्शन जो है वो हमारा वो क्या है? मैं ही बताऊंगा, वो आप गेस नहीं कर पाओगे, देख के बताना मत मुझे। सो अगला जो हमारा फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक करता है किसी भी कंट्री का, वो क्या है? मैं इनडायरेक्टली आपको बता चुका हूं जब मैंने यहां पर बताया था। कहां पे बताया था? इशुएंस ऑफ करेंसी के अंदर। ठीक है, बट मैं फिर से अभी बता देता हूं। कस्टोडियन ऑफ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड नेशंस गोल्ड। नेशंस गोल्ड, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने से पहले मान लो आपको भाई जाना है, क्या कहाँ पे? आपको यूएस जाना है। ठीक है, वैसे अभी कोरोना है, कहीं नहीं जाना है, बट फिर भी मान लेते हैं यूएस जाना है। अगर हाँ। यूएस जाना है तो जाने से पहले क्या लोगे? डॉलर लोगे, हाँ। राइट। जो डॉलर आप लोगे उसके बदले क्या? हाँ, तो वो जो डॉलर लोगे वो कहाँ से लोगे? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से लोगे। मतलब ये डॉलर किसके पास रखा होता है? सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है ना? अब हाँ। मान लो आपका जो काम है, आपका एक्सपोर्ट का काम है। आपका जो काम है वो किसका है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। का। अगर एक्सपोर्ट का काम है तो पेमेंट जो आएगी, पेमेंट जो रिसीव होगी, वो किस में होगी? डॉलर में होगी, हाँ। राइट।
क्या यहाँ पर जो खर्चा करोगे, जो ब्रेड खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, डॉलर में खरीदोगे? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डॉलर है ये तुम किसको दे दोगे? आरबीआई। आरबीआई को दे दोगे। तो मतलब जो तुम्हारे हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी है, उसका रिजर्व का कौन ख्याल रख रहा है? आरबीआई आरबीआई। रख रहा है, हाँ। राइट। तो वही बात है, इसी तरह से जो तुम्हारा नेशन का गोल्ड है, ठीक है, हमारी कंट्री का जो सारा का सारा गोल्ड रिजर्व है वो भी कौन रखता है अपने पास? आरबीआई, ठीक आरबीआई। है। तो हमारे मतलब सिंपली ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और नेशन का गोल्ड है वो कौन रखता है अपने पास? आरबीआई। इशुएंस ऑफ करेंसी में भी ये चीज बताई थी, यहाँ पर भी हमने इसको एक अलग से बना के बता दिया, हाँ। ठीक है। और यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और देश का सोना है, वो गिरवी रखा जाता है, तुम गिरवी तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, नहीं गिरवी नहीं, वो सेट असाइड करा जाता है, वो थोड़ा सा अलग से रखा जाता है अगर आरबीआई करेंसी देता है, किसको? इशू करके गवर्नमेंट को देता है। ओके, इतनी बात समझ में आई हाँ। अच्छे से? हाँ। सौम्या, यस और नो? यस, ठीक है। सो तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ स्टॉक ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर कभी फॉरेन करेंसी कहीं से आती है तो भी सेंट्रल बैंक के पास रहती है, अगर तुम्हें कहीं से कहीं पेमेंट करनी है तो भी तुम्हें किसके पास अप्लाई करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा, बढ़िया। ठीक है। लास्ट हाँ। जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा? कंट्रोलर ऑफ, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हाँ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये पॉइंट जो है ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट दूसरे चैप्टर में होगा, अच्छा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर तो हम इसको इतना डिटेल में पढ़ते भी नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये जो हम एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये जो हमारा पॉइंट है क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी क्रेडिट। सप्लाई एंड क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये जो है यार, ये इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम बात करते हैं वो सारे टूल्स की, ठीक है, या वो सारे तरीकों की, उन सारी पॉलिसीज की, किसकी? टूल्स की और पॉलिसीज की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम देव इसमें? उन टूल्स की और उन पॉलिसीज। जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है देश के अंदर क्रेडिट रेगुलेट करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बोला था ना, रेगुलेट करता है, हाँ। ठीक है। सबके ऊपर लगाम खींच के रखने के लिए, सबके ऊपर लगाम कस के खींच के रखने के लिए जो जो टूल्स का, जिन जिन पॉलिसीज का वो इस्तेमाल करता है, वो सारी की सारी हम कहते हैं किसमें आ जाती है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में। क्रेडिट। तो मतलब ऑल दोज पॉलिसीज विच सेंट्रल बैंक यूजेस, ठीक है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, ऑल दोज पॉलिसीज विच सेंट्रल बैंक यूजेस टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, ठीक है, एंड क्रिएट एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? एज अ फंक्शन जो वो करता है, कैसा फंक्शन करता है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। तो इसके हाँ। अंदर जो है, इसके अंदर आ जाते हैं दो पार्ट्स, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे दो पार्ट्स। एक हमारा होता है क्या? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक हमारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरे हमारे क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो एक हमारे क्या कहलाते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे हमारे क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव
इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। अब इन दोनों के अंदर ना जनरली हम क्या करते हैं, इनकी ना डेफिनेशन नहीं कराते, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर नहीं कराते ना तो चीजें उतनी क्लियर हो नहीं पाती। तो जब मैं बात करता हूं ना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या चीज का ध्यान रखता है वो, अरे क्या हो जाता है ये, हाँ, तो यहां पर वो एक्ट करता है किसकी तरह, अच्छी सी राइटिंग में लिखते हैं, रुको, हाँ, तो यहाँ पर वो एक्ट करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की तरह। यहाँ पर वो किसकी तरह एक्ट करता है, कंट्रोलर ऑफ मनी कंट्रोलर ऑफ सप्लाई। मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, इनके जो अंदर के सब टाइप्स है ना वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो जो चीजें सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देश में कितना पैसा घूम रहा है, इस बात को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का वो इस्तेमाल करता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सौम्या, यस और नो, देव, यस और नो? यस सर। सौम्या, यस, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो एक सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो तो आती हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। हाँ सौम्या, टेंशन मत लो, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, बट यहाँ पर भी जवाब देते रहो, ओके। एंड किस किस को उधार देना चाहिए और किस किस को उधार नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का वो इस्तेमाल करता है वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, मतलब जो उधार दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, किसको पैसा दें, कितना पैसा दें या ना दें, इस बात को, जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स। कितना पैसा हो इकोनॉमी के अंदर उसके लिए यूज होते हैं क्या, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट। पैसा किस किसके पास हो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो हिंदी में भी समझ जाओगे, याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में इंग्लिश तो हो ही जाएगी, हाँ। राइट। तो इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। और वो हाँ। पैसा किस किसके पास होना चाहिए, किसके पास ज्यादा होना चाहिए, किसके पास कम होना चाहिए, वो होते हैं क्या, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। हाँ। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अगर हम एग्जांपल, एक मिनट रुकना, अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल की, तो उसके अंदर आ जाते हैं क्या, सीआरआर, इसका मतलब आपको पता है। फिर आ जाता है क्या, एसएलआर, इसका मतलब आपको पता है, राइट, राइट। यस सर। इसके बाद आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका मतलब आपको नहीं पता है, ठीक है, राइट। इसका मतलब नहीं पता, पता है क्या इसका मतलब, नहीं। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं होता इसका। ये सारे जो टर्म्स है ना, ये हमारी जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की जो यूनिट है हमारी मैक्रो की, 12 मार्क्स की, उसके अंदर हम इन सबके मीनिंग करते हैं और उनके अंदर हम इसको डिटेल से भी करते हैं, राइट। यहाँ पर हमको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए, ओके। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ जाता है एक मोरल सुएशन। ये जो मोरल सुएशन है ना, अगेन ये भी हमें सब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ना है, ये सब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें पढ़ेंगे, बट मोरल सुएशन में तुम्हें आराम से बता देता हूँ। जैसे सिंपली क्या होगा, मोरल सुएशन इज कि मैंने तुम्हें बोला, चलो मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ हर क्लास में, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ। मैंने मंडे वाली जो क्लास थी हमारी, जब मैंने तुम्हें क्या कह दिया था अल्टीमेटली, कि अब अगर पिछली क्लास का नहीं पढ़ा तो अगली क्लास में आगे नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ। है ना, ये होता है मोरल सुएशन,
अच्छा। ठीक है, तो हाँ। हाँ, तो अब आरबीआई क्या कहता है कमर्शियल बैंक को कि भैया ये बेकार लोगों को पैसा मत दिया करो, इतना पैसा लोन मत दो, तुम लोगों को उधार से जीने की आदत सिखा रहे हो, ठीक है, बात बात पे लोगों को लोन देते रहते हो, राइट। कमर्शियल बैंक नहीं मान रहा, कमर्शियल बैंक कह रहा है मैं तो दूंगा लोन। सेंट्रल बैंक कहता है भाई अभी भी मान जा, नहीं तो मैं क्या करूंगा ना, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके ना, ये सीआरआर एसएलआर ये सारे जो रिजर्व तुझे रखने होते हैं ना, ये बढ़ा दूंगा। अभी 10% अच्छा। रखवाता हूँ ना अपने पास, फिर 20% रखवाने लग जाऊंगा। तो ये क्या है, वो उसको आराम से समझा रहा है, अभी रिजर्व हाँ। बढ़ाया नहीं है, अभी वो सिर्फ धमका रहा है। हाँ। तो दैट इज मोरल सुएशन। ओके। हाँ। इसी तरह से एक होता है क्या, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं तभी समझाऊंगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। और एक लास्ट होता है क्या, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, अगेन ये भी मैं तुम्हें उसी के अंदर समझाऊंगा। ओके सौम्या, ये जो टर्म्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड इवन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें नहीं लिखी, ये सारी की सारी हम किस में करेंगे, ये सब हम करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अभी तुम्हें इतना जरूर पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की तरह जो इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं, और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने में काम काम में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। हम्म, ठीक है। सो हाँ, वही चीज लिखी हुई है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के अंदर। हाँ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में वही वो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है इकोनॉमी में सही टाइम पे सही पैसा सही मात्रा में उपलब्ध हो। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब दैट इफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसके, जिनको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल राइट। हाँ। ओके, सो लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसका वो बिल्कुल आसान है, मतलब 5 मिनट का ही टॉपिक है। तो मुझे हाँ ऐसा लगता है कि मैं वही ज्यादा की क्लास नहीं लूंगा टाइम से। ओके। हम्म, 3 मिनट फिर भी, ये तो घड़ी लेके बैठी है सौम्या। हाँ, तो अब जब हम कह रहे हैं क्या, अच्छा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस है, ठीक है, का देखा जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, राइट। अब तो हमें बहुत सारी चीजें पता ही हैं, एक बार इसको टेबल को छोड़ो जनरली बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना या सोशल वेलफेयर? पैसा कमाना। अच्छा, सेंट्रल बैंक का सेंट मोटिव क्या होता है? दोनों ही होंगे एक तरह देखें तो। अरे सोशल वेलफेयर भाई, पैसा कमाना प्रॉफिट कमाना अच्छा। थोड़ी ना होता है, पूरा चैप्टर निकल गया, ये भाई साहब ये करेंगे काम। ठीक है, सो आज की क्लास में बोल दिया होगा 5-6 बार तो मैंने। सेंट्रल बैंक का जो मोटिव होता है वो क्या होता है हमारा, अ, हाँ ठीक है, हाँ सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, राइट। सेंट्रल बैंक का होता है सोशल वेलफेयर और कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट कमाना, राइट। तो देखो एक पॉइंट तो हमारा यही है, इट हैज अ मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इट हैज अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, मैंने राइट। उल्टा बोल दिया था। अच्छा। हाँ ठीक है। अच्छा, नोट छापने की जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास या कमर्शियल बैंक के पास? सेंट्रल। तो एक डिफरेंस का पॉइंट यही हो गया कि मोनोपोली पावर किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास नहीं है ऐसी नहीं है। पावर, राइट। इसके अलावा लोगों को उधार देने का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक?
सेंट्रल कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, ठीक है। और लोगों उस उधार को कंट्रोल करने का, कितना पैसा देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, वो कौन बताता है? कमर्शियल बैंक सेंट्रल को। बैंक। सेंट्रल और बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है क्रेडिट को, और कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा क्रिएट। है क्रेडिट को। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों लोग एकदम सही आंसर दे रहे हो। पब्लिक के साथ कौन डील करता है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? कमर्शियल बैंक। सौम्य, मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो आपको ये बोलता हूँ, कमर्शियल कमर्शियल बैंक के लिए एक दवाएं, सेंट्रल बैंक के लिए दो दवाएं। तो पब्लिक डीलिंग कौन करता है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? कमर्शियल। कमर्शियल बैंक, ठीक है। और हाँ, सो और जो पब्लिक डीलिंग नहीं करता वो कौन होता है हमारा? सेंट्रल बैंक। वो डायरेक्टली डील नहीं करता, इनडायरेक्टली तो डील कर ही रहा है कहीं ना कहीं से, हाँ। राइट। और हमारी करेंसी की, हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी आती है उसको कौन रखता है अपने पास, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, राइट। और कमर्शियल बैंक ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं करता, ठीक है। वो ऐसा काम सिर्फ तभी करता है अगर उसको सेंट्रल बैंक बोले, अदरवाइज हाँ। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी मजाल नहीं है कि वो बिना अप्रूवल के सेंट्रल बैंक के कोई भी ऐसा काम कर ले, राइट। ठीक है। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, कितने होते हैं? एक। एक होता है, राइट। हमारी कंट्री में वो कौन सा है? आरबीआई आरबीआई। होता है। मैंने यूएस में भी बताया था ना, यूएस के अंदर क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? पहली फेडरल। क्लास में बताया था। फेडरल फेडरल, बैंक। हाँ, फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व। राइट। और कमर्शियल बैंक्स कई सारे होते हैं, हाँ। ओके। और यस लास्ट में सर। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो कर लेते हैं, क्या? मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग में हम वही कह रहे हैं, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है, जबकि कमर्शियल बैंक सिर्फ एक छोटी सी फाइनेंशियल। यूनिट है, हाँ। राइट। सेंट्रल बैंक ये देखता है कि भाई रेगुलेट करता है वो सारी मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर, और कमर्शियल बैंक सिर्फ क्या काम करता है? लोगों के खाते खोलता है, अकाउंट डिपॉजिट खोलता है, और लोगों को उधार दे दे के बुरी आदतें डालता है। ठीक है, हाँ। बुरी आदतें वाला नहीं लिखना, राइट। सो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इनिशिएट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन एंड इन्वेस्ट द पब्लिक्स मनी, ओके। हाँ। सो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। बैंक। अच्छे से समझ में आया? हाँ। ओके, सो टाइम पर खत्म हुआ है, देखा, मैं तो कह ही रहा था टाइम पे ही खत्म हाँ। करूंगा। मैंने कभी लिया आज तक कभी ज्यादा बड़ी क्लास, कभी भी नहीं ली। हाँ। ये देव बढ़िया, ये हर चीज में हाँ बोल देता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन बाय। बाय।